Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the geometrical isomerism. Means what is the geometrical isomerism? What are the conditions in any of the compound to show the geometrical isomerism? And what are the different type of geometrical isomerism in acyclic compounds, in cyclic compounds? So first of all, we will discuss what is the geometrical isomerism. So geometrical isomerism, as we all know about the definition of the isomerism, हम सभी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं और हमने आपको बार बार यही बताया है कि जब भी आप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखें तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा ही सेम रहता है कि द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. तो सिमिलरली इन द डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि द आइसोमेरिज्म इन विच the two or more compounds having the same molecular formula and the structural formula, but they differs from each other in the relative arrangement of the atom or the group of atoms around the carbon carbon double bond or the carbon nitrogen double bond. आमतौर पे हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं वो एल्कीन के केस में ही करते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अदरवाइज ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है वो जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तभी होती है, वो तो एल्कीन्स में होती है. आपके जो साइक्लिक कंपाउंड है जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया उसके अंदर भी चल सकती है जिसमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है लेकिन वो साइक्लिक कंपाउंड है. वो आपके ऑक्सिम्स में भी चल सकती है जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है. लेकिन आमतौर पे जब हम डेफिनेशन लिखें तो वहां पे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही लिख देते हैं. अदरवाइज आप लिखना चाहे कंप्लीट तो क्या लिख सकते हैं, अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन और अदर साइक्लिक कंपाउंड्स, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इन ऑक्सीम्स इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. लेकिन आमतौर पे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही लिखते हैं. आपने यहाँ पे देखा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कि जो आपकी दो बॉल्स दिखा रखी है ब्लैक कलर से, दीज आर टू कार्बन एटम्स. ये दोनों के दोनों आपके क्या है, दीज आर दी टू कार्बन एटम्स. जो ये दो कार्बन एटम है इनके बीच में आप देखें डबल बॉन्ड है. और डबल बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है द फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर वन इज द पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड आपके साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है. तो जिसकी वजह से आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच जो रोटेशन थी वो रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है. देखो स्लाइट एटम हिल रहे हैं, रोटेशन रिमेन क्या हो गई है, रेस्ट्रिक्टेड. तो जिसकी वजह से क्या रहेगा, द एटम्स विच आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ डबल बॉन्ड विल रिमेन ऑन वन साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. जैसे कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से जो CH3 है they are present on one side and the H atom are present on one side. तो if the same atom are present on one side, देखो हमने नाम लिखा है सिस ब्यूट. क्यों लिखा, क्योंकि जो प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल चेन के अंदर जो टोटल जो कार्बन है आप ध्यान से देखें कितने हैं प्रिंसिपल चेन. प्रिंसिपल चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन और इस लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन के अंदर 4 कार्बन है. जब हमने नंबरिंग की 1 2 3 एंड 4 तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, सो कॉल्ड ब्यूट. और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो 2 इन. तो इस टाइप से इसका नाम हो गया. और बिकॉज द सेम एटम्स और द सेम ग्रुप ऑफ एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड तो इसे कहा सिस. अभी हम आगे टाइप पढ़े भी गए. सेकंड वन बिल्कुल उसी टाइप से प्रिंसिपल चेन को अगर हम देखें तो कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन देखो ये हो गई आपकी जिसमें 4 कार्बन है. 1 2 3 4 हमने इसकी नंबरिंग कर दी प्रिंसिपल चेन के कार्बन की. डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है उसी टाइप से. तो सेम ब्यूट टू इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला आपने देखा तो बोलो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का क्या था. यहाँ पे 4 कार्बन है तो C4H8. तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम था. तो यही डेफिनेशन थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की और प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन हुए ये, कि द compounds which have the same molecular formulas and the structural formula but they differ from each other in the relative arrangement of the atoms or the group of atoms around the carbon carbon double bond. तो यहाँ पे जो relative arrangement है जो आपके atoms की जो कि HH है और ग्रुप ऑफ एटम जो कि CH3 है वो उस चीज में डिफर कर रहे हैं. सिस के अंदर क्या देखा आपने, द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड
और ट्रांस में आपने क्या देखा, द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। मोलिकुलर फार्मूला दोनों का क्या रहा, C4H8। तो नेसेसरी कंडीशन क्या रही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेसेसरी कंडीशन पहली यही थी, देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड इन बिटवीन द C एंड C एटम। वो हम सिर्फ एल्कीन्स के बारे में अभी बता रहे हैं, और कंपाउंडों में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो द मॉलिक्यूल मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने से हो क्या जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने से जो कार्बन और कार्बन के बीच की जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट के जो एटम है ऑन द सेम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दैट मस्ट बी डिफरेंट। तो द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर हमने देखो ड्रा की है, हम दोबारा आपको बताएं, उसके अंदर जो ये पॉइंट नंबर 2 लिखा है और 1 लिखा है, इसकी सेंस क्या है। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर समझ में आ ही गया कि द मॉलिक्यूल मस्ट हैव कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच देखो डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से फ्री रोटेशन नहीं होगी, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जो एटम है उनकी पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी। सेकंड, द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप। देखो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, जैसे हम सिस ब्यूटुइन को ले लें, उसमें कार्बन के ऊपर देखो क्या लगा हुआ है इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे, एक CH3 और एक क्या है बोलो H। तो दोनों जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है दोनों क्या है, डिफरेंट है, वो सेम नहीं होने चाहिए। सिमिलरली आप दूसरे कार्बन पे भी देख ले, एक CH3 है और दूसरा बोलो क्या है H है, दोनों डिफरेंट है। ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, बोथ मस्ट बी डिफरेंट, ये सेम नहीं होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या है कि जो जनरल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर आपने क्या देखा, क्या थे H और CH3 देखा ना अभी, ऐसे दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर भी यही सेम ग्रुप होने चाहिए। देखो इसके ऊपर भी कौन है, H और CH3। ये पॉइंट नंबर 3 है कि द ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी सेम। अगर एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर H और CH3 है, तो दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर भी H और CH3 ही होना चाहिए। ये बातें चल रही हैं जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम स्टडी करते हैं। नॉर्मल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब जो सिस और ट्रांस के बारे में जब हम बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो हमने कहा कि एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर H और CH3 होना चाहिए, अगर ये सेम अगर दूसरे पे ना हो तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलेगी नहीं, वो नोमेनक्लेचर बदल जाएगा। लेकिन आमतौर पे आप ध्यान रखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, नोमेनक्लेचर डिफरेंट भी है, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए ये कंडीशन जरूरी है। अब ध्यान से देखें, इस नीचे एग्जांपल में जो अभी हमने लिखा प्रोपवनीन के अंदर, इसमें क्या देखा आपने, एक जो डबली कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कंडीशन नंबर 1 इज कंप्लीट। सेकंड, के हर एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। पहले वाले डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर तो दोनों डिफरेंट हैं, देखो H और CH3, लेकिन दूसरे कार्बन एटम के ऊपर डिफरेंट नहीं है। देखो ये तो सेम हो गए, वन इज H अदर वन इज H, इट मींस इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं चलेगी। That particular compound propionine will not show the geometrical isomerism। cis ब्यूटीन है ये, इसके अंदर आप देखें कंडीशन कंप्लीट है। पहली कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। दूसरी कंडीशन, कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, देखो एक H है एक CH3 है। थर्ड कंडीशन, एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जो 2 ग्रुप हैं जैसे H और CH3, दूसरे पे भी वही सेम होने चाहिए H और CH3, तभी हम सिस ट्रांस की बात कर पाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांसब्यूटुइन है, दोनों के दोनों क्या दिखा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये आपस में। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो हमने ये अभी कंडीशन बताई कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जरूर हो, तो वो क्यों हो, तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या कारण है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का। कार्बन कार्बन के बीच अगर देखो हमने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो क्या होता, फ्री रोटेशन हो जाती। लेकिन हमने क्या दिखाया, ये आपके जो ऑर्बिटल्स थे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। आपको देखो कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जो आप पहले सीख चुके केमिकल बॉन्डिंग में।
हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर आपको सिखाया गया था। इससे पहले आप ध्यान से देखें, हमने सिंगल बॉन्ड दिखाया है। सिंगल बॉन्ड जितने भी बने हुए हैं, चाहे ये कार्बन कार्बन के बीच बना हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बना हो, दी अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जब हम देखते हैं, तो ये सारे के सारे जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? कार्बन। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यूज हुए हैं। एच का तो 1s ही होता है जो स्फेरिकल शेप होती है, लेकिन हम बात करें सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम ऑलवेज अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यूज हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद जब ये डबल बॉन्ड बनता है, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाते हैं, वो ऑर्बिटल वैलेंस शेल के, वो ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। तो देखो, इसीलिए हमने फुल शेप दिखाई है। अब जानते हैं पी की शेप कैसी होती है। पी की शेप होती है डंबल शेप। अब ध्यान दें, हमने ब्लू कलर से जो दिखाया, ये डंबल शेप ही दिखाई है। अदरवाइज अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते, तो देखो हम क्या करते। देखो मैं दोबारा से आपको शो कर रहा हूँ। तो हम ऐसा शो करते कि एक बड़ा लोब दिखाते, एक देखो छोटा लोब दिखाते, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब दोनों कार्बन में। क्या हमने ऐसा शो किया? हमने ऐसा शो नहीं किया। हाइब्रिड ऑर्बिटल को जब भी हम शो करते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? एक वन इज द बिगर लोब, अदर वन इज द स्मॉलर लोब। हमने क्या शो किया दोनों कार्बन पे? डंबल शेप शो की है। मींस ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच साइडवेज ओवरलैपिंग हुई, आपका डबल बॉन्ड देखो बन गया। अब हमने यहाँ पे ग्रुप लगा दिए, देखो CH3 तो देखो, ड्यू टू द हिंडर्ड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम गेट फिक्स्ड, वो फिक्स हो गई है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? एल्कीन कैन शो द टू डिस्टिंक्ट आइसोमेरिक फॉर्म which differs from each other in the relative orientation or in the relative distribution of these atom or the group around the double bond। इसमें आप देखें, आपकी जो पोजीशन है देखो फिक्स हो चुकी है। आगे हमने शो किया इसी कंपाउंड को, हमने ओवरलैपिंग की फॉर्म में शो किया, उसके बाद इसी को हमने ड्रा कर दिया आगे, तो ये सिस फॉर्म बन गई है। अब ये सिस सिस ही रहेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। पोजीशन चेंज एक ही कंडीशन में हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखें, बाय ब्रेकिंग दैट डबल बॉन्ड। जो अभी अभी डबल बॉन्ड बना था, अभी अभी जो साइडवेज ओवरलैपिंग हुई थी, अगर आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक करने के बाद ही आपकी जो सिस के बाद देखो ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस ट्रांस में, ट्रांस सिस में कन्वर्ट हो सकती ओनली बाय ब्रेकिंग दैट पाई बॉन्ड। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो सिस रिमेन सिस, ट्रांस रिमेन ट्रांस, बिकॉज द पोजिशन, the relative orientation, the relative distribution of these atom on these doubly bonded carbon atom remain fix, वो fix हो चुका है। cis के अंदर कहाँ पे present है? These same group, that is the CH3 and CH3, they are present on the same side of the double bond, while in the trans the two CH3 are present on the different side of the double bond। Similarly आप H को भी देख सकते हैं। तो ये थी कंडीशन। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इथीन चल भी सकती है या नहीं। अभी हमने बता दिया, अब हम ये हमारे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे कि टेल वेदर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी शोन बाय इथीन और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इथीन की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे, इथ का मतलब दो कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच देखो डबल बॉन्ड लगाया, दो कार्बन है, रिमेनिंग वैलेंसी H से पूरी कर दी। देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाने से कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, इसलिए हमें 2H और लगा दिए। देखो 2H, कार्बन की वैलेंसी 4, ऐसे दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की 2H लगा दिए। तो क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मींस रोटेशन हिंडर्ड हो चुकी है, रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। लेकिन कंडीशन नंबर सेकंड क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? कि देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। एक जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, आप उसके ऊपर देखें, क्या आपके जो दो ग्रुप हैं, क्या वो आपके डिफरेंट है? नो। आपका एक H है, तो दूसरा भी बोलो कौन है? ये H ऑन द सेम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो यही हमने बताया है। फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंडीशन क्या थी? द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट एटम और द ग्रुप, while in case of the ethene the doubly bonded carbon atom contain the two same H atom, contain the two same H atom। इसकी वजह से the ethene cannot show the geometrical isomerism। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्केन्स की। तो क्या एल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एल्केन्स में आप जानते हैं कि देयर इज ए फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
देयर इज ए फ्री रोटेशन। जैसे अभी आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये इथेन की स्ट्रक्चर हमने ली है। बीच में जो बिग एटम है, दीज आर दी कार्बन। देखो ये कार्बन है बीच में जो हमने लिए, और बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद जो 3 लगे हुए हैं वो आपके 3 H हैं। सो दैट इज द इथेन। या कि आप डिफरेंट एटम लेंगे तो कोई और एल्केन भी बन सकता है। तो एल्केन कोई भी ले, इन ऑल एल्केन्स देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एज द नेम रिफ्लेक्ट। एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम, ANE मींस देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। So due to the presence of only the single bond, only the sigma bond in between the carbon and carbon atom, there becomes the free rotation. आमतौर पे जो दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है इसमें भी आप देखें, देखो फ्री रोटेशन हमने शो कर रखी है। पहले वाले में आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच फ्री रोटेशन, दोनों ही एटम घूम रहे हैं, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर। सेकंड में हमने क्या किया है, एक कार्बन एटम को हमने फिक्स कर दिया, दूसरे के अराउंड फ्री रोटेशन करके देखी तो वो भी हो रही है क्योंकि देयर इज ए सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट में देखें, ये भी हमने वही शो कर रखे हैं, फ्रंट कार्बोनेटम और बैक कार्बोनेटम। ये डिफरेंट प्रोजेक्शन है जो हमने सिखाई थी। ये आपकी कौन सी प्रोजेक्शन हो गई, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, द पोजीशन ऑफ द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम ऑन द सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इज नॉट फिक्स्ड। अब क्या किसी एटम की पोजीशन फिक्स है, क्या वो कहीं पे रुके हुए हैं? नो, वो कंटिन्यूअसली इन रोटेशन है। तो हम कह ही नहीं पाएंगे कि द सेम एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड और नॉट। जैसे ब्लू ब्लू है, आप लेफ्ट साइड वाले पहली स्ट्रक्चर में देखें, देखो ब्लू ब्लू, अब ध्यान से देखो, देखो वो सेम साइड में कभी आते हैं, कभी रेड वाले सेम साइड में आ गए, फिर वो दूर चले गए। फ्री रोटेशन यानी होने की वजह से इनकी पोजीशन फिक्स ही नहीं है कि कौन से एटम एक साइड ऑफ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कौन से दूसरी साइड में, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्केन शो नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस के अंदर भी आप देखें कार्बन कार्बन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड लगाया, पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद देखो ये हमने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा के पहला बॉन्ड बनाया, फिर दोबारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से देखो दूसरा पाई बॉन्ड बनाया। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तभी तो ये बोलो कौन है, आपकी एल्काइंस है। बोलो कौन है ये, एल्काइंस। तो पहली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। क्या थी पहली कंडीशन, कि देयर मस्ट बी द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, तभी तो जो एटम है उनकी पोजीशन फिक्स होगी। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो गई, और भी ज्यादा रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई। एल्कीन से भी ज्यादा रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई इसमें, एल्कीन से भी कम होगी रोटेशन इसमें। तो लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या थी, 2 तो ये थी ना कि जो आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, या वो कार्बन एटम जिनके बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है, उनके पास 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने से रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो गई, लेकिन जो एटम लगा हुआ है वो तो एक ही है। देखो 1H है, आप ध्यान से देखें कितने एटम होने जरूरी है, 2 एटम होने जरूरी, तभी तो हम वो बात कर पाएंगे कि वेदर द सेम एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड और द डिफरेंट साइड। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम जिसके ऊपर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है उसके ऊपर 2 एटम नहीं है। तो the two carbon atom having the restricted rotation in between them must have the 2 different atoms or the group to show the geometrical isomerism, while in case of the alkyne there is only 1 atom on each of the doubly bonded carbon atom। तो इसलिए जो आपके alkynes हैं they cannot show the geometrical isomerism। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर पाएंगे? तो क्योंकि हमने पढ़ा है जो साइक्लिक कंपाउंड है उनके अंदर भी रिंग बनने की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो ड्यू टू द रिजिड रिंग स्ट्रक्चर देयर occurs द हिंडर्ड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आपके साइक्लोप्रोपेन हम देखेंगे जैसे उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन उसके अंदर रोटेशन क्या हो गई है, रेस्ट्रिक्ट, जिसके पोजीशन उनकी क्या हो जाएगी, बोलो फिक्स हो जाएगी। जैसे आपने देखा ये हमने साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाई है, तो जिसमें क्या हुआ, हर जगह जो ये कार्बन एटम है, देखो कार्बन कार्बन और कार्बन, यहाँ पे क्या हुई है बोलो, यहाँ पे आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है, लेकिन अब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई है रिंग बनने की वजह से। अब रोटेशन हो ही नहीं सकती। जो अबोधी प्लेन रहेंगे एटम वो अबोधी प्लेन रहेंगे। सॉलिड लाइन से जो हमने शो किया मींस द एटम व्हिच आर प्रेजेंट अबोव द प्लेन, और डॉटेड लाइन का मतलब द एटम व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन। अब हमें ये देखना है कि सेम एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड और द डिफरेंट साइड, मींस अबोव अबोव सेम है, बिलो बिलो सेम है तो सिस, अदरवाइज ट्रांस। अब हम देखते हैं साइक्लोप्रोपेन के केस में, देखो हमने CH3 अबोधी प्लेन शो किया, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर भी CH3 अबोधी प्लेन शो किया, मींस रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बिलो दी प्लेन H है, दूसरे
एडजेसेंट एटम के ऊपर भी बोलो क्या है H। मींस कार्बन का पहली कंडीशन क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, देयर मस्ट बी द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देयर मस्ट बी द हिंडर्ड रोटेशन। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो रोटेशन है देखो यहाँ पे बोलो ये क्या हो चुकी है, दैट इज द हिंडर्ड रोटेशन। ये रोटेशन तो बोलो क्या है, बोलो यहाँ पे हिंडर्ड है, देयर इज द हिंडर्ड रोटेशन। लेकिन जो रोटेशन जो हिंडर्ड हो चुकी है, अब उसके बाद दूसरी कंडीशन बोलो क्या थी, वो कार्बन एटम जिनके ऊपर रोटेशन हिंडर्ड हो चुकी है उनके ऊपर टू डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम होने चाहिए, वो दोनों डिफरेंट है। देखो वन इज द CH3, अदर वन इज द H। ऐसे ही दूसरे के ऊपर भी वन इज द CH3, अदर वन इज द H। दूसरी कंडीशन टू डिफरेंट एटम होने चाहिए। तीसरी कंडीशन जो जिन दो कार्बन एटम के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुई है, तो एक कार्बन एटम के ऊपर जो दो ग्रुप है वही दूसरे के ऊपर सेम ग्रुप होनी चाहिए, तभी हम सिस और ट्रांस की बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो पूरी कंडीशंस हो गई। तो फर्स्ट वन इज दैट इज द सिस फॉर्म। ऐसे अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसमें देखें H को हमने अबोव द प्लेन दिखाया है, CH3 को बिलो द प्लेन। दूसरे दूसरे कार्बन एटम के ऊपर CH3 above the plane, H below the plane, means the same atom are present on the different side. One is present below the plane, other one is present above the plane. तो मीन सेम साइड में कौन है, देखो H और CH3, देखो these different जो ग्रुप्स हैं they are present above the plane, means that is the transform। तो आपने देखा जो साइक्लिक कंपाउंड है, जो साइक्लोप्रोपेन है, ये इसके अंदर भी आपकी कंडीशन पूरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी साइक्लोप्रोपेन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। आपको अपनी कंडीशंस को ध्यान रखना है वन बाय वन। पहली कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, वो आपके एल्कीन में भी हो गई थी, एल्काइन में भी हो गई थी, आपके यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के अंदर भी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। लेकिन कंडीशन फिर दूसरी देखनी जरूरी थी कि मींस वो कार्बन एटम जिनके बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, उस कार्बन एटम के ऊपर टू एटम होने चाहिए, टू ग्रुप ऑफ एटम होने चाहिए। और वो टू ग्रुप ऑफ एटम क्या हो, डिफरेंट हो। पहली बात, दो एटम जरूर हो, एल्काइन में दो नहीं थे, वहां पे एक थे, इसलिए एल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं चली थी। उसके बाद दो एटम हो तो डिफरेंट हो, ऐसे ही हमने एल्कीन में देखा था, जैसे इथीन में नहीं चली साइक्लिक आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहां पे दोनों एटम सेम थे, H थे। तो सिमिलरली यहाँ आपने साइक्लोप्रोपेन में देखा टू एटम डिफरेंट हमने लगाए, तभी इसके अंदर सिसो ट्रांसफॉर्म बन गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, जो दो डिफरेंट एटम एक कार्बन एटम के ऊपर हो जहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, वही दो डिफरेंट एटम एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर भी होने चाहिए, तभी और सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा साइक्लिक कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट डजंट मीन कि सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सारी की सारी एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं। कंडीशन नंबर पहली उनमें पूरी हो चुकी है कि कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गई है, इसलिए आपकी एल्कीन और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। लेकिन कंडीशन नंबर अब 2 के ऊपर जब चलते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या सारे आपकी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, नहीं। सभी एल्कीन्स तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती, लाइक जैसे इथीन शो नहीं कर सकती। सिमिलरली सभी साइक्लिक कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे ये हमने देखा साइक्लोप्रोपेन में, अगर यहाँ पे सारे CH3 की बजाय H लगा देते तो सिस ट्रांसफॉर्म नहीं बनती। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। जो हम इतनी देर से सिस और ट्रांस की बात कर रहे थे, वो हमारा फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, तो ऑन द बेसिस कि the two different group present on each of the doubly bonded carbon atom are same, वो सेम हैं या नहीं है। जैसे सिस आइसोमेरिज्म, तो सिस आइसोमेरिज्म कौन होगी, एक ऐसी आइसोमेरिज्म इन विच द सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज द सिस आइसोमेरिज्म, जैसे ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन होगी, द आइसोमेरिज्म इन विच द सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ट्रांस आइसोमेरिज्म, आप उसे ट्रांस आइसोमेरिज्म कहेंगे। लिमिटेशन क्या है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जो आपको दो सेम ग्रुप दिख रहे हैं H और CH3, यही दोनों H और CH3 आपके दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर भी होने ही चाहिए, तभी आप सिस और ट्रांस की बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सारे ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, मींस द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन दोज कंपाउंड वेयर ऑल द substituents which are present on both the doubly bonded carbon atom are different, और दोनों के दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो अगर डिफरेंट हो जाएं, जैसे एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर बोलो कौन है, H और CH3,
क्या ये H और CH3 दूसरे पे है? नहीं। बोलो कौन है वहां पे? एक Br है और एक क्या है बोलो Cl है। तो इट मीन्स अब हम सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। फिर हम क्या करें? इस कमी को दूर करने के लिए दूसरी कंडीशन हमारी आती है, उसके बेसिस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि द टू ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं अगर वो सेम ना हो तो क्या करें। जो दो ग्रुप है एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर, यही दोनों ग्रुप दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर ना हो, मींस डिफरेंट हो, तो फिर हम क्या करें? फिर हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है जेड आइसोमेरिज्म एंड द ई आइसोमेरिज्म। अब हम यहाँ पे हम प्रायोरिटी चेक करते हैं ऑन ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी चेक। और वो सेपरेटली चेक करेंगे, हर एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर हम प्रायोरिटी सेपरेटली चेक करेंगे। चेक द प्रायोरिटी of the groups or the atoms present on the each of the doubly bonded carbon atom and check these priorities separately on both the doubly bonded carbon atom। दोनों doubly bonded carbon atom के ऊपर प्रायोरिटी अलग से चेक करेंगे, जैसे R और S कॉन्फ़िगरेशन में हमने आपको सिखाया था कैसे प्रायोरिटी चेक करते हैं ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द डायरेक्टली लिंक एटम ऑन दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम उसके ऊपर Br अटैच है, आपने देखा। और दूसरा बोलो कौन अटैच है? ये Cl अटैच है आपके राइट साइड वाले में। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आपका ब्रोमीन का ज्यादा है क्लोरीन से। तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1 और क्लोरीन की प्रायोरिटी नंबर 2 हो गई। अब हम सेकंड देखते हैं दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर भी, वहां पर भी प्रायोरिटी 1 2 ही करेंगे। ऐसे नहीं आरएस में तो हम करते थे 1 2 3 4, नो, यहाँ पे हम करेंगे 1 2, दूसरे के ऊपर भी 1 2। बोलो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? कार्बन से दूसरे के ऊपर कौन अटैच है? बोलो एक तो H अटैच है और एक यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है? बोलो कार्बन ही अटैच है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन का। तो CH3 ग्रुप की प्रायोरिटी 1 और H की प्रायोरिटी 2 हो गई। अब हम जेड आइसोमेरिज्म किससे कहेंगे? जेड का मतलब जुजेमन, जुजेमन का मतलब टुगेदर, मीन्स सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। आप देख भी पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट होनी जरूरी है ही। पहली कंडीशन तो हमेशा ही चलनी चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन रेस्ट्रिक्ट जरूर हो, चाहे वो डबल बॉन्ड आने से हो, चाहे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से हो। तो आपने देखा एल्कीन में रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई। अब लेकिन ग्रुप डिफरेंट थे तो इसलिए हमने इनकी प्रायोरिटी चेक की, दोनों कार्बन एटम के ऊपर सेपरेटली चेक की। नाउ द जेड आइसोमेरिज्म कौन होगी? द आइसोमेरिज्म in which the same priority group are present on the same side of double bond। जैसे प्रायोरिटी 1 1 वाले सेम साइड में है, 2 2 वाले सेम साइड में है, सो दैट इज द जेड आइसोमेरिज्म। सिमिलरली ई आइसोमेरिज्म, यहाँ पे भी हमने क्या किया? देखो सेम लिया है हमने, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहना ही होता है, ये तो पहली कंडीशन ही है आइसोमेरिज्म की। द कंपाउंड्स व्हिच आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, हमने स्ट्रक्चर भी सेम ड्रा की है, लेकिन डिफर करेंगे द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अब हमने क्या किया यहाँ पे? देखो Cl और Br में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? Br की नंबर 1, Cl की नंबर 2। ऐसे दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर प्रायोरिटी चेक करें। CH3 ग्रुप में कार्बन अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो अटैच है, प्रायोरिटी नंबर 1, और नीचे H अटैच है, प्रायोरिटी नंबर 2। तो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे क्या हुआ? तो दैट इज द आइसोमेरिज्म in which the same priority group are present on the different side of the double bond। बोलो कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन दी डिफरेंट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो आप इसे क्या कहेंगे? बोलो ई आइसोमेरिज्म। तो ये सेकंड वे था क्लासिफाई करने का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखने का, ये सेकंड वे था। पहला क्या था? सिस्ट्रांस। सेकंड क्या देखा आपने? जेड और ई। अब ये जो प्रायोरिटी हमने चेक की है कैसे की थी, उसकी थोड़ी ब्रीफनेस आपको बता दें। वो सीक्वेंस रूल थे जिसमें हमने क्या देखा था? द रूल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स which are directly attached on the doubly bonded carbon atom are called as a sequence rule, like in case of the R और S nomenclature में भी हमने देखा था। और वो रूल क्या थे? पहला पॉइंट क्या था? वहां पर सेम है ये, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। तो जैसे आपने देखा Br की प्रायोरिटी 1 है, Cl की प्रायोरिटी बोलो क्या थी? 2, because the atomic number of bromine is more than the atomic number of the Cl। नेक्स्ट में हमने जो आपके अटैच एटम है, देखो कौन है? बोलो CH2CH3 इथाइल ग्रुप है, दूसरे में CH3 है। तो इथाइल दोनों में डायरेक्टली अटैच एटम, तो देखो यहाँ पे कार्बन हो गया, देखो कार्बन है। तो फिर प्रायोरिटी इथाइल ग्रुप की ज्यादा क्यों की? उसके लिए बेसिक रूल क्या था? मिथाइल की क्यों कम की? क्योंकि अगर डायरेक्टली अटैच एटम से हमें प्रायोरिटी का चेक का पता ना चले तो फर्दर एटम्स को देखें। फर्दर एटम को कैसे देखा? आपने क्या देखा कि दोनों में कार्बन एटम अटैच था। देखो एटॉमिक नंबर मैंने देखो 6 लिख दिया। अब फर्दर क्या करेंगे? इफ द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर द सेम, having the same atomic number, then the relative priority is checked by comparing the atomic number of the succeeding atoms
इन द ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू इट। जैसे CH3 के अंदर देखें, कार्बन से फर्दर डायरेक्टली अटैच कौन है? H अटैच है 3, तो इसलिए +1 +1 +1, तो आंसर क्या आ गया? 9। ऐसे ही आप देखें जो इथाइल ग्रुप था उसमें एक कार्बन तो हो ही गया, अब डायरेक्टली अटैच कौन है? डायरेक्टली अटैच देखो दो, तो देखो H है, देखो ये रहे, और एक कार्बन है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच, मींस +1 तो H की वजह से, +6 एक कार्बन की वजह से, तो आंसर क्या आ गया? 14। तो किसका जो नंबर है सम ऑफ एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया? इथाइल ग्रुप का, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1 रखी गई और CH3 ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर 2। सो दैट इज द नेक्स्ट रूल। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है? अगर आपके कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाते हैं, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? उतने ही एटम्स को हम एज्यूम करके चलते हैं, मींस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू द 2 एटम्स, द ट्रिपल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट टू द 3 एटम्स। लेकिन आप इस एग्जांपल में देखें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक हमने लगाया CnH2 का थ्राइस, दूसरा हमने लगाया Cn। हमने Cn की प्रायोरिटी 1 की, CnH2 के थ्राइस की प्रायोरिटी 2 की। क्या ये ठीक है या गलत? क्या पता मैंने जानबूझ के गलत लिखा हो, आप खुद चेक करके बताएं इन रूल्स के बेसिस पे जो मैंने बताया। अब देखें, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच देखो अलग से मैं शो कर रहा हूं, देखो कार्बन कार्बन दोनों का 6 हो गया। अब नाइट्रोजन अटैच, तो नाइट्रोजन जब दिखाया ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? कार्बन नाइट्रोजन से 3 टाइम अटैच है, तो +7 +7 +7, आंसर आ गया 27। अब उसके बाद नेक्स्ट, इस कार्बन से कौन अटैच? देखो NH2, फिर NH2, फिर NH2, तो मींस क्या अटैच हुए? नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, मींस 7 + 7 + 7, तो आंसर क्या आ गया? 27। दोनों का सेम है, लेकिन जो सेपरेटली अटैच है उसकी प्रायोरिटी आपकी 1 होगी। इट मींस क्या दिखाएंगे यहाँ पे? जो हमने 2 लिखा ये रॉन्ग था, यहाँ पे 1 लिखा, दैट इज द रॉन्ग वन। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? CnH2 के थ्राइस की 1 होगी और Cn ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी? 2। तो दैट इज द रूल। इफ एनी ऑफ द ग्रुप कोई आपको ऐसा दिखाई दे जिसके अंदर आपने देखा C नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे भी C नाइट्रोजन से लेकिन 3 सिंगल बॉन्ड से अटैच था, एक NH2 में, दूसरे NH2 में, तीसरे में, तो जो सिंगल सिंगल अटैच है वो प्रायोरिटी हो जाएगी किसके ऊपर? ओवर द डबल बॉन्ड, ओवर द डबल बॉन्ड और ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे आपने देखा। फर्दर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 27 दोनों में आंसर आ गया, तो अब यहां से तो पता चला नहीं। फर्दर अटैच एटम्स को देखें, NH2 के अंदर आप देखेंगे, देखो ध्यान से, फर्दर H भी अटैच है, इसमें भी H अटैच है, इसमें भी H अटैच है, तो और भी कुछ ऐड हो जाएगा। Cn में तो ऐसा कुछ नहीं, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो फिर भी आपने समझा कि जो प्रायोरिटी है किसकी ज्यादा हुई? CnH2 के थ्राइस की प्रायोरिटी 1 होगी और Cn की प्रायोरिटी नंबर 2 होगी। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ द आइसोटोप्स, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ द आइसोटोप, हायर द मास नंबर हायर विल द प्रायोरिटी, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप्स का, जैसे एक ट्रीटियम हो गया, एक ड्यूट्रियम हो गया। क्योंकि जो ड्यूट्रियम होता है वो बोलो कौन होता है आपका? H12। ट्रीटियम क्या होता है? H13। तो इसलिए ट्रीटियम का जो मास नंबर है वो ज्यादा है और ड्यूट्रियम का मास नंबर कम है, तो इसलिए प्रायोरिटी नंबर क्या हो जाएगी? 2। क्योंकि ड्यूट्रियम को बोलो हम कैसे लिखते हैं? 1 2। ट्रीटियम को कैसे लिखते हैं? 1 3। तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो हायर द मास नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। नेक्स्ट, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, अगली डेफिनेशन हमारी देखते हैं, एस ट्रांस किसे कहते हैं और एस सिस, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। तो अभी तक हमने सिस ट्रांस को देखा, EZ को देखा, उसके बाद कैसे प्रायोरिटी चेक की जाती है, हमने कुछ बेसिक रूल्स को भी देखा। अब हम देखते हैं एस ट्रांस, एस द नेम रिफ्लेक्ट, यहाँ पे एस, एस का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। देखो देयर इज ए सिंगल बॉन्ड, देखो ये रहा सिंगल बॉन्ड, जो मैंने जो सिग्मा लिख दिया, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। बोलो यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या अटैच है? देयर आर 2 डबल बॉन्ड। बोलो क्या अटैच है? देयर आर 2 डबल बॉन्ड। अब उन जो डबल बॉन्ड है उनका ओरिएंटेशन क्या है? द आइसोमर इन विच द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड था, इसके एक तो ऊपर की साइड में डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक नीचे की साइड में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। सो द आइसोमर इन विच द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ सिंगल बॉन्ड, दैट कॉल्ड एज द एस का, वहां पे एस का मतलब सिंगल है, ट्रांस का मतलब द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, सो दैट कॉल्ड द एस ट्रांस। एस सिस, ऐसे ही आप सोचें क्या होना चाहिए? एस का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिस का मतलब द सेम साइड, तो द आइसोमर इन विच द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ सिंगल बॉन्ड, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सिंगल बॉन्ड, सो दैट कॉल्ड एज द एस सिस। ये सिर्फ नोमेनक्लेचर के बेसिस के ऊपर ऐसे बताया गया है कि एस ट्रांस आप किसे कहें, एस सिस आप किसको कह सकते हैं।
नेक्स्ट आप एग्जांपल देखेंगे, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्सीम्स में अब हम स्टडी करने वाले हैं। ऑक्सीम्स में अगर आप देखें, ऑक्सीम्स कैसे कंपाउंड होते हैं, जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच आपके क्या हो, बोलो, डबल बॉन्ड हो। फर्दर नाइट्रोजन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ हो, बोलो कैसा ग्रुप लगा हुआ हो, OH ग्रुप। ये कैसे बने थे, देखो आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा सा आइडिया हम दे दें। मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड है, देखो इस टाइप से, या कोई कीटोन होता, देखो HR लिख दिया मैंने, या दूसरा भी R मान लेते हैं। R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट में बी द H और दैट मे नॉट बी H। तो मींस ये एल्डिहाइड या कीटोन हम लेते हैं। यहाँ पे हमने इसमें हाइड्रोक्सिलेमीन डाल दिया, देखो इस टाइप से NH2OH, देखो इस टाइप से NH2OH। नाइट्रोजन के ऊपर 2H लग गए, 2 बॉन्ड हो गए। देखो अगर हम ओपन फॉर्म में इसको शो करके दिखाएं, देखो थोड़ा सा और, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है, देखो एक H, ये सेकंड H। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का देखो एलिमेंट आप सभी जानते हैं, 15 के आखिर में 5 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए, देखो 3 बॉन्ड बना लिए, 1 डॉट, सेकंड, ये थर्ड, लेकिन एक क्या बच गया इस पे, दैट इज 1 लोन पेयर, देखो इस टाइप से। अब जब इनके बीच कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, देखो क्या हुआ उसके दौरान, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चली यहाँ पे, क्योंकि एल्डिहाइड के टर्न में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चलती है, इन स्लाइट एसिडिक मीडियम चलती है ये रिएक्शन, मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे हैं आपको। तो मींस वाटर लॉस हुआ, तो क्या हुआ, देखो C, ये R है, ये R है, सेकंड भी R है। रिएक्शन किसको कहते हैं, रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। तो देखो पुराने कार्बन के 2 बॉन्ड देखो टूट गए, यहाँ से नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूट गए, दोनों के बीच 2 नए बॉन्ड बन गए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और नाइट्रोजन के ऊपर एक OH है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, बोलो एक लोन पेयर भी है यहाँ पे। सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द ऑक्सीम्स। यही आपने नीचे हमने बना रखा है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि R की वैल्यू क्या है, अगर हम इस एक R की वैल्यू यहाँ पे बेंजीन पुट कर दे, देखो ये बेंजीन है 6,6H5, दूसरे R की वैल्यू अगर हम H पुट कर देते, देखो यहाँ पे एक बेंजीन होता, देखो यहाँ पे 6,6H5 बेंजीन रिंग, और एक H होता तो कौन होता, दैट इज द बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड से बना हुआ कंपाउंड सो कॉल्ड एज द बेंजल्डोक्सीम। एल्डोक्सीम इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड हो गया, बेंज एल्डिहाइड, अगर कीटोन होता तो बोलते कीटोक्सीम। तो ये एल्डोक्सीम है, बेंजल्डिहाइड से बना, बेंज एल्डोक्सीम इसका नाम हमने रखा। तो आप समझ गए होंगे कि हमने इसका नाम ऐसे कैसे रखा है। फर्दर आपने ये भी देख लिया कि नाइट्रोजन के ऊपर कैसे हमने लॉन पेयर और एक OH दिखाया है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच कैसे डबल बॉन्ड आया। सो दीज आर दी ऑक्सीम्स। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम्स की। तो जब भी हम इसके अंदर बात करेंगे, तो इसके अंदर भी हमने क्या देखा कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड आते ही साथ रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच हो गई थी। क्योंकि जो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और सेकंड बॉन्ड बोलो क्या होता है आपका, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग होने की वजह से, क्योंकि ओवरलैपिंग अबो और बिलो दोनों साइड में होती है। क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, डंबल शेप से हमने उनको शो किया था, तो जिसकी वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई। सिमिलरली आपके ऑक्सीम्स के अंदर यहाँ पे देयर इज ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सो दे कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहली कंडीशन ये हुई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो ही क्यों करते हैं, ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इनको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, इनको हम सिनफॉर्म कहेंगे या ई आइसोमर। सिनफॉर्म कौन होगी, द आइसोमेरिज्म इन विच द OH एंड द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर देखो दो ही चीजें आपको दिख रही हैं, वन इज द OH, अदर इज द लोन पेयर। अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, उसकी प्रायोरिटी हायर होगी, और लोन पेयर को हम लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं। तो OH की प्रायोरिटी देखो 1 हो गई, और लोन पेयर की प्रायोरिटी क्या हो गई, ये 2 हो गई। क्लियर हो गया ऐसे। उसके बाद द ग्रुप इन विच द OH ग्रुप एंड द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड। अब दूसरे के ऊपर देखें, बोलो दूसरे कार्बन के ऊपर एक तो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप में कौन डायरेक्टली अटैच है, बोलो कार्बन से, कार्बन ही आ गया देखो यहाँ पे, तो बेंजीन का कार्बन अटैच है, यहाँ पे H अटैच है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, C6H5 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और H की प्रायोरिटी देखो कम होगी, नंबर 2। तो आपने क्या देखा, वही हमने कहा है ना, द आइसोमेरिज्म इन विच द OH ग्रुप एंड द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी are present on the different side of the C and double bond। C and double bond के अराउंड जो OH ग्रुप और हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है ऑन द डिफरेंट आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड। तो आपके OH और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का C6H5 है, जो दूसरे कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट था, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड। सो दैट फॉर्म इज कॉल्ड द सिन फॉर्म और द ई फॉर्म। ई फॉर्म में बताया था ना, ई क्या होता है बोलो, एंटजेजन, जेड क्या था, जुजेमन का मतलब
टुगेदर सेम साइड में। तो क्या यहाँ पे सेम साइड में है? नो। जो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप है 1 1 दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, सो दैट इज द ई फॉर्म एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिन फॉर्म। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर हम ऐसे देखें कि इफ द H and OH प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, H और OH अगर सेम साइड में हो तो उसे आप सिन फॉर्म कह देते हैं और ई आइसोमर कह देते हैं। लेकिन पहले आप प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर उसको याद करेंगे, क्योंकि वहीं पर हमने सीखा था ई का मतलब एंटीजन मतलब अगेंस्ट, के सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में नहीं थे, अगेंस्ट थे, तभी हम उसको ई आइसोमर कहते हैं, उसी को सिन कहते हैं। दूसरा अब हमारा आएगा जेड, जेड आइसोमर, जिसको हम एंटी फॉर्म भी कहेंगे। तो जेड आइसोमर में उसी टाइप से हाईएस्ट प्रायोरिटी बोलो किसकी होगी यहाँ पे? OH की नंबर 1, लोन पेयर की नंबर 2। सिमिलरली दूसरे जो कार्बन एटम है, ये तो नाइट्रोजन के ऊपर हमने देखा, तो वहां पे कार्बन अटैच है तो प्रायोरिटी नंबर 1, दूसरा H अटैच है तो प्रायोरिटी नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? OH group and the group of highest priority are present on the same side. So the isomerism in the OH group on the nitrogen atom and the highest priority group on the adjacent carbon atom are present on the same side on the carbon nitrogen double bond, are called as the Z isomer or also called as the antiform। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? If the H atom and the OH, देखो H and OH they are present on the opposite side of the carbon nitrogen double bond, तो भी आप उसे एंटी फॉर्म कह देते हैं। जो पहले वाली डेफिनेशन है जो हमने प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर बताई, वो तो ई और जेड को रिफ्लेक्ट करता है। जो दूसरे नाम हमने बताए सिन और एंटी, उसके लिए हम एच और ओ एच को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो दो डेफिनेशन लिखी है हमने हर एक की, तो जो पहली डेफिनेशन है द ओ एच ग्रुप एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, तो ई कहते हैं। OH group and the group of highest priority are present on the same side, तो उसे हम Z कहते हैं। तो ये तो हो गया E और Z का मतलब। Z का मतलब जुजेजमन मींस टुगेदर, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, दे आर प्रेजेंट टुगेदर। और E का मतलब एंटीजेशन मींस अगेंस्ट। उसके बाद एंटी, एंटी मींस ऑपोजिट। एंटी किसके बेसिस पे कहा गया? यही H और OH के आधार पे। ये आप ध्यान रखें, एंटी की जो डेफिनेशन दी गई है वो H और OH को बेस मानते हुए दी गई है, और जेड की जो डेफिनेशन दी गई, जेड वर्ड जो हम बोल रहे हैं, वो आपकी प्रायोरिटी देखते हुए दी गई है। तो दोनों डेफिनेशन ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले जो स्टडी की गई थी, कई बार ये पूछा जाए, इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ऑक्सिम ऑफ बेंजल्डिहाइड। वही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था, बेंजल्डोक्सिम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक एग्जांपल। असाइन द ई और जेड कॉन्जुगेशन टू द फॉलोइंग। हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, इसमें आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। देखो दोबारा से हमने ड्रा कर दिया। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे, बोलो Br की प्रायोरिटी 1, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर हायर है, देन Cl की प्रायोरिटी नंबर 2 होगी। सिमिलरली दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर देखें, CH3 की 1 और CH2 की 2, क्योंकि कार्बन CH3 में C एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन, और दूसरे H कौन है? दूसरा कौन है? H अटैच है, उसका एटॉमिक नंबर 1। और तो क्या हुआ? सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सो दैट इज द जेड आइसोमर। अब सेकंड को देखते हैं। Br प्रायोरिटी नंबर 1, Cl प्रायोरिटी नंबर 2, दूसरे के ऊपर CH3 में CH3 ग्रुप की प्रायोरिटी 1 और H की प्रायोरिटी नंबर 2, मीन सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, सो दैट इज द ई आइसोमर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अब इसमें देखें, आपके हमने एग्जांपल जो लिया, इसमें तो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी आ गए। तो सबसे पहले नंबरिंग करनी शुरू की। नंबरिंग आईपैक नेमिंग देखो क्या कहती है। सबसे पहले आप चूज करेंगे प्रिंसिपल चेन, सो दैट इज द, देखो प्रिंसिपल चेन, ये कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन है ये आपकी, दैट इज द प्रिंसिपल चेन। अब प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग किस एंड से करें? अगर आप देखें कि या कोई फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप दैट इज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, वो आपका CH है, उसको प्रायोरिटी 1 ही देनी है, इसलिए हमने COH ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 दिया, उसके बाद 2 3 4 5 6। तो इसी बेसिस के इसके ऊपर का नाम रखा गया। 6 कार्बन है तो देखो हमने हेक्स लिख दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड देखें 2 और 3 के बीच है तो इसलिए 2 लिख दिया। 4 और 5 के बीच है तो 4 लिख दिया। 2 डबल बॉन्ड थे तो डाई लगा दिया और ये ईन लिख दिया, ओइक एसिड लिख दिया। ENE का ई हटा दिया है हमने, क्योंकि ओइक एसिड का ओ क्या था? बोलो वोवल, दैट इज द रूल। उसके बाद आपने जो ENE लगाया था, ENE से पहले देखो हमने डाई ट्राई वर्ड लगा दिया, तो अगला रूल क्या था कि जो हेक्स है उसके आगे हमने क्या लगाया? बोलो A, दैट इज द रूल। तो ये भी एक रूल है। तो दो मैक्सिमम रूल आपने इसमें देखे। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? हेक्सा 2,4 डाई इनोइक एसिड। अब हमें इसमें देखनी है
EZ आइसोमेरिज्म। अब वो कैसे चेक करते हैं? एक कंपाउंड और लेंगे, सेकंड वन। अब हम इनके आंसर देखते हैं कि पहले वाले की कौन। एक चीज ध्यान रखें, जैसे आपने देखा था आरएस नोमेनक्लेचर के दौरान कि जितने भी कायरल कार्बोनेटम होते हैं, मान लीजिए कोई कंपाउंड उसमें वन कायरल कार्बोनेटम था, तो उस कायरल कार्बोनेटम के ऊपर ही हम आर और एस कॉन्फिगरेशन देखते थे। किसी कंपाउंड में अगर टू कायरल कार्बोनेटम है तो सेपरेटली सेपरेटली हर एक कार्बोनेटम के ऊपर आप क्या देखते थे? हम हर एक कायरल कार्बोनेटम की कॉन्फिगरेशन देखते थे। पहले कार्बन कायरल कार्बोनेटम की कॉन्फिगरेशन अगर आर है तो दूसरे की भी देखेंगे कि उसकी आर है या एस है। तो हर एक कायरल कार्बोनेटम की हमें क्या देखनी पड़ती थी? कॉन्फिगरेशन आर या एस। सिमिलरली हर एक डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम के अराउंड हम सेपरेटली देखेंगे कि ई है या जेड कॉन्फिगरेशन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड है उसी के ऊपर। तो इस डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम के ऊपर देखें, देखो एक तो CH ग्रुप अटैच है यहाँ पे और एक H अटैच है। बोलो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? COH ग्रुप की प्रायोरिटी बोलो क्या होगी? 1। क्योंकि इस डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम से जो C2 कार्बन है, C2 देखो 2 पोजीशन वाला डबली बॉन्डेड कार्बोनेटम है, इसके एक साइड में CH और दूसरा बोलो कौन था? H। कार्बन के एटॉमिक नंबर ज्यादा, H का कम, तो प्रायोरिटी 1 CH की मिल गई, 2 आपके H की मिल गई। तो अब हम इनको हटा दें यहाँ से, देखो तो ये हमने 1 2। अब हम देखते हैं C3 के ऊपर। C3 के ऊपर देखें, देखो एक तो H अटैच है यहाँ पे और यहाँ पे कौन अटैच है? देखो डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे C अटैच है, देखो C। वही तो हमें देखना होता है कि डायरेक्टली अटैच एटम कौन है, बोलो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये जो ग्रुप बच गया, देखो ये इतना बड़ा, देखो ये जो ग्रुप है, इस इतने बड़े ग्रुप के अंदर इस C3 जो कार्बन है, C3 वाला, इसे कौन अटैच है? एक H और एक कार्बन। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? जो उधर C4 वाला जो अटैचमेंट है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, H की प्रायोरिटी कम। तो इसलिए उसकी प्रायोरिटी 1 लिखी और H की प्रायोरिटी हमने क्या लिखी? 2। तो बोलो सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, तो बोलो क्या बन गई कॉन्फिगरेशन? कॉन्फिगरेशन इस एंड की तो बन गई जेड। बोलो क्या बन गई? जेड। सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट के ऊपर दोबारा से हमने सेम स्ट्रक्चर ड्रा की है, वहां पे तो देखो जेड आ गई। अब सेकंड के ऊपर देखें, C4 C5 के ऊपर, C4 के ऊपर देखें एक साइड में देखो कौन अटैच है, आप ध्यान से देखें। एक साइड में तो देखो ये H अटैच, देखो उसी साइड से, और यहाँ पे बोलो कौन अटैच हो गया? C अटैच हो गया। देखो अगर इस बड़े ग्रुप को देखें, देखो दैट इज द बिगर ग्रुप। तो बोलो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? तो जो H है उसको तो प्रायोरिटी नंबर 2 ही मिलेगी। बोलो कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी उसको? 2। अब इसको देखो मैं यहाँ से क्लियर कर दूं जो मैंने लिखा है, देखो इसको 1 और H को 2। ऐसे दूसरे के ऊपर देखे C5 वाले पे एक साइड में H अटैच, एक साइड में देखो CH3 अटैच। तो CH3 वाले को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी क्योंकि वहां पे कार्बन है और यहाँ पे H है। हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। अब आप देखें द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड। देखो ये 2 2 आपके डिफरेंट साइड में हो गए, तो इसलिए इसकी कॉन्जुगेशन बोलो क्या आने वाली है? इसकी कॉन्जुगेशन आएगी E। तो आपने दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर देखा कि एक के ऊपर प्रायोरिटी बोलो क्या आ गई आपकी? जेड, और दूसरे के ऊपर क्या आ गई? ई। अब आप बड़े ध्यान से देखें 2Z, क्योंकि जो डबल बॉन्ड थे 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड था तो लोएस्ट नंबर लिया जाता है। तो वहां पे उस डबल बॉन्ड के जो हमने पहले स्ट्रक्चर जो बनाई थी वहां पे जेड आई थी तो लिखेंगे 2Z। दूसरे में 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड था, लोएस्ट नंबर लेंगे एपिक नेमिंग के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे 4E। सो दैट इज द आंसर। मींस हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल दी है हमारे इस कंपाउंड के अंदर। बोलो आंसर क्या लिखेंगे? 2Z4E। आप कभी भी उल्टा मत लिख देना, कभी 4Z2E लिख दे, क्योंकि सबसे पहला काम होता है आईपैक नेमिंग ही आपको आना कि नंबरिंग करें किधर से। आईपैक नेमिंग वाली नंबरिंग जो 1 से 6 हमने आपको स्टार्ट में करके दिखाई थी। अब हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, उसमें तो आप बड़े ध्यान से देखें नंबरिंग जो हमने की। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन को देखो, जब हमने ये देखा इस टाइप से, देखो दैट इज आवर प्रिंसिपल चेन। और इस प्रिंसिपल चेन के ऊपर आपने देखा दोनों ही एंड के ऊपर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों ही एंड के ऊपर CH है और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आप देखें वो इक्विवेलेंट आती है दोनों ही एंड से। अगर आप देखें लेफ्ट टू राइट, देखो इधर लेफ्ट टू राइट, तो देखो CH नंबर 1 पे और COH दूसरा नंबर 7 पे, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच और आगे 5 और 6 के बीच। अगर दूसरे एंड से देखें लेफ्ट टू राइट तो भी वही COH नंबर 1 दूसरा CH नंबर 7, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच। इधर से देखो जब हम चल रहे 2 और 3 के बीच, फिर आगे जाके 5 और 6 के बीच। तो मीन्स आप किसी भी एंड से नंबरिंग कर दे, दोनों ही नंबरिंग में आपका जो नेम है आईपैक नेम बिल्कुल सेम आएगा।
अब हम बात करते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद देखेंगे कि फिर जो अभी हमने कहा कि 2Z4E लिखें, ऐसे यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन ही निकाल लेते हैं E और Z। तो पहले एंड के ऊपर चलते हैं, 2 और 3 के बीच देखो जो डबल बॉन्ड था, तो 2 के ऊपर बोलो कौन अटैच है यहाँ पे, एक साइड में CH, दूसरी साइड में H। तो सीधा क्लियर कट है यहाँ पे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी CH ग्रुप की होगी। तो CH ग्रुप वाले को नंबर 1 लिखा देखो रेड कलर से, पीस की नंबर 2। अब दूसरे C3 पे देखें, एक साइड में H है, दूसरी साइड में देखो CH2 का देखो C अटैच आपको दिख रहा है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर कट है। तो इसको नंबर 1 CH2 वाले एंड को, और जो H है उसको आप क्या देंगे बोलो, प्रायोरिटी नंबर आप 2 दे देंगे। तो आपने क्या देखा, द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देखो ऐसे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या आ गई इस एंड के ऊपर, तो E कॉन्फ़िगरेशन आ गई है आपकी। अब देखते हैं दूसरे एंड के ऊपर। जो दूसरा एंड है, अगर हम उसके ऊपर अब देखो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो आपने क्या देखा, C5 के ऊपर देखे, एक साइड में H अटैच है, दूसरी साइड में देखो यही CH2। तो बोलो किसको प्रायोरिटी आप ज्यादा देंगे, आपके CH2 वाले को। देखो इसको हमने नंबर 1 लिख दिया रेड कलर से, आप देखे ध्यान से, और दूसरे H को क्या लिख दिया, वो नंबर 2। अब हम चलते हैं C6 वाले कार्बन पे, एक साइड में H अटैच है देखो, एक साइड में CH ग्रुप अटैच है। तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा दें, CH ग्रुप को। तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे, CH ग्रुप को प्रायोरिटी नंबर 1 दी हमने, और H को क्या देंगे, प्रायोरिटी नंबर 2। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी देखो सेम साइड। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या आ गई, Z। अब हमने कहा था किसी भी एंड से नंबरिंग करें, आंसर तो देखो सेम आता है। अब दो आंसर आ जाएंगे आपके, अगर आप नंबरिंग करें, देखो इस एंड से इधर लेफ्ट टू राइट, देखो जैसे मैंने एरो लगाया, लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, देखो मैंने ऊपर एरो लगाया, राइट टू लेफ्ट। तो आंसर क्या आता है, तो आंसर आपका आ जाता है 2E, और आपका क्या आ जाएगा बोलो, 5Z। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट देखो इधर से नंबरिंग करें, इधर से, तो बोलो क्या आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2Z। देखो 2 के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पे Z थी, देखो यहाँ पे Z है, और आगे 5 और 6, तो 5E, 5E। तो दोनों नाम आ गए ऐसे तो। लेकिन अब करेक्ट नंबरिंग क्या हो, लेकिन देखो 2Z अभी मैंने नीचे लिख भी दिया, अगर इस एंड से करें तो 2Z 5E। तो लेकिन करेक्ट कौन है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने ऊपर लिखा। एक पॉसिबिलिटी बोलो क्या आई, 2E4Z, जो हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, और दूसरी आपकी लेफ्ट टू राइट चली तो 2Z5E। अब करेक्ट कौन सी है, तो अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, द सेम ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन फ्रॉम द बोथ ऑफ द एंड, देन द लोअर नंबर शुड बी गिवन टू Z को लोअर नंबर देना है। Z को छोटा नंबर किधर मिल रहा है, देखो आपके राइट टू लेफ्ट चले तो Z को देखो 5Z मिला, तो ये गलत हो गया। इधर Z को छोटा नंबर मिला 2Z, सो दैट इज द करेक्ट वन, सो दैट इज द रूल। तो ये भी नेक्स्ट रूल है, अब ध्यान रखेंगे। अगर आपका जैसे अभी आपने देखा कि जहां पर Z को सेम नंबर मिला, मींस सेम ग्रुप आर प्रेजेंट एट द, जो आपके सेम एंड के ऊपर प्रेजेंट हो अकॉर्डिंग टू आईपैक नंबरिंग। तो फिर अगर हमारे सामने ऐसी एनोमली आ जाए तो हम क्या करें, तो इस छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है, लोएस्ट नंबर मस्ट बी गिवन टू Z। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2Z5E। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले कंपाउंड की तरफ। ये हमने ऑक्सीन्स ले लिया, अभी आपने सीखे ही थे। देखो इसमें हमने क्या करना है, प्रायोरिटी चेक करनी है इसमें। तो प्रायोरिटी बोलो कैसे चेक करें, देखो OH ग्रुप की प्रायोरिटी 1 आ गई, और लॉन पेयर वाले की देखो 2, हमने जो बताया था, फिनाइल ग्रुप की 1 और H की 2। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। तो बोलो क्या कहेंगे, Z है ये आपकी, बोलो क्या है, Z आइसोमर। और एंटी क्यों कहा, बिकॉज द H एंड OH, देखो ये H और OH दे आर प्रेजेंट ऑन दी डिफरेंट साइड, सो कॉल्ड द एंटी। नेक्स्ट को देखते हैं, OH की प्रायोरिटी 1 और लॉन पेयर की प्रायोरिटी नंबर बोलो क्या आ गई आपकी 2। सिमिलरली पीएच ग्रुप की प्रायोरिटी 1, H की प्रायोरिटी 2। तो आपने क्या देखा, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, सो दैट इज द एंटीजन E आइसोमर। और सिन, सिन किस बेसिस पे कि H एंड OH आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसलिए सिन कहा गया। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, Z को ही एंटी कहते हैं और E आइसोमर को ही सिन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन के ऊपर कुछ शो नहीं किया, तो इट मींस यहाँ पे लॉन पेयर है। तो OH की प्रायोरिटी 1, लॉन पेयर की प्रायोरिटी 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो C6H5 है, देखो यहाँ पे C6H5, और यहाँ पे कार्बन अटैच है।
तो इस कार्बन से बोलो कौन अटैच है, ये दोनों में देखो ये तो सेम हो गया ना, यहाँ पे C6H5 में बोलो कौन है, यहाँ पे C6H5 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग। और यहाँ पे बोलो कौन है, यहाँ पे भी देखो ये बेंजीन रिंग आ गया, देखो बेंजीन रिंग। इस कार्बन के ऊपर बोलो कौन है, ये कार्बन है, देखो यहाँ पे इसका 6 एटॉमिक नंबर है 6। तब हमें फर्दर देखना है कि किसकी प्रायोरिटी कम है किसकी ज्यादा। ऐसे दूसरे में हमने ऑपोजिट करके दिखाएंगे। तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इनकी, ये थर्ड एग्जांपल है। अब फर्स्ट में चलते हैं। इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई यहाँ पे। और देखो जैसे मैंने नीचे बताया, दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। लोन पेयर की प्रायोरिटी बोलो क्या हो गई 2। लोन पेयर की प्रायोरिटी बोलो क्या हो गई यहाँ पे 2। अगर हम दूसरे कार्बन एटम के ऊपर देखें, बड़े ध्यान से देखेंगे आप, देखो ड्रा करके दिखा दें एक बार हम आपको। देखो ये कार्बन, यहाँ पे ये सी है, इस सी से बोलो कौन अटैच है, बोलो यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग अटैच है, आप बड़े ध्यान से देखेंगे। और ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो ये नीचे डबल बॉन्ड था ही, इस पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप आराम से देख पाए कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर है। ये प्रायोरिटी तो आप आराम से देख ही पाए, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। नेक्स्ट अब हमें देखना है यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर, सी के आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड N है। और आगे दोबारा से देखो फिर इसको ओपन फॉर्म में हम लिखेंगे, यहाँ पे अटैच है देखो आपका बेंजीन रिंग। देखो ये, अब देखें जो ये कार्बन है, इस कार्बन से फर्दर अटैच कौन है, देखो इस कार्बन से यहाँ पे अटैच है 6 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे भी अटैच देखो ये कार्बन, तो यहाँ पे कौन अटैच है 6। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कौन अटैच है बोलो इस कार्बन से, ध्यान से देखें। इस कार्बन से आगे अटैच है यहाँ पे देखो, इधर तो नाइट्रोजन, तो क्या करेंगे इसमें 6 के अंदर +7 डायरेक्टली जो अटैच एटम है। और यहाँ पे अटैच कौन है बोलो, एक सी अटैच है, सिर्फ एक सी, तो प्लस में 6। देखो ये फर्दर अटैचमेंट हमने देखी। इसमें देखे कार्बन से कौन अटैच है, देखो ये जो एटॉमिक नंबर था ये तो इसका था 6 से, सॉरी ये तो नेक्स्ट का था, एक मिनट को इसके पास ही लिख देते हैं। ये तो इस कार्बन का था देखो 6, जो यहाँ पे भी इसी कार्बन का था देखो 6। उसमें आगे फर्दर देख लिया। अब इसमें कौन अटैच है, इधर भी कार्बन, और यहाँ पे बोलो कौन है ये कार्बन, तो डबल बॉन्ड से बोलो कौन है कार्बन, देखो 6 + 6। उधर सिंगल बॉन्ड से कार्बन तो +6, तो 6 3 जा 18, यहाँ पे 7 + 7 आया है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, प्रायोरिटी ज्यादा होगी देखो इस बड़े ग्रुप की। देखो ये जो बड़ा ग्रुप हमने इधर लगाया है, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी देखो इधर। और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी देखो 2, यही हमने लिखा था यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो आपने इसमें क्या देखा, द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड। देखो OH और देखो ये आपके क्या है बोलो, डिफरेंट साइड में प्रेजेंट है, सो दैट इज द E। तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगी, इसकी E कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हमने देखो इस एंड के ऊपर बोलो क्या लिख दिया, दैट इज E। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसी टाइप से अब हम सेकंड वाले ऑक्सीम वाले एंड के ऊपर देखते हैं। तो ये तो E हो गया। अब नेक्स्ट को देखें, यहाँ पे OH है और यहाँ पे बोलो कौन है, देखो उसी टाइप से लोन पेयर। तो OH की नंबर 1, लोन पेयर की नंबर 2। सिमिलरली फिनाइल ग्रुप की हम पहले ही चेक कर चुके हैं, इसकी प्रायोरिटी 2 होगी। और इस एंड के ऊपर जो लगा हुआ है इधर देखो ये वाला जो बॉन्ड है, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 1। तो अब आपने क्या देखा बोलो इसके ऊपर दोबारा से, द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, तो दैट इज आल्सो E। तो कॉन्जुगेशन बोलो क्या हो गई, दोनों ही ऑक्सीम्स वाले जो दो एंड है, दो दो ऑक्सीम ग्रुप थे इसमें, C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेशन बोलो क्या है, दोनों की E कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या आ चुकी है, बोलो E कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आई। हमने आपको पूरे जो सीक्वेंस रूल है उसको यूज करते हुए आपको बताया कि कैसे हमने 1 2 इसको कैलकुलेट किया। तो ई कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो क्या है ई। अब नेक्स्ट आप बताएं बड़े ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही देखते हुए। फिर नीचे हम दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है दोनों के ऊपर, ये तो आपको दिख रहा है। पहले पहले वाले पे बताएं, प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2। ठीक हो गया। ऊपर आप देख चुके हैं, इसकी प्रायोरिटी बोलो क्या आएगी, इसकी 2 आएगी, इधर 1। तो बोलो इसकी दोबारा से क्या आ गई, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, तो इसको आप ई कहेंगे। अब हम दूसरे एंड के ऊपर चलते हैं। दूसरे एंड के ऊपर देखें, OH की प्रायोरिटी देखो 1, लोन पेयर की प्रायोरिटी 2। ये पीएच जो है इसकी प्रायोरिटी देखो 2, इधर वाले की 1 ही है। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर क्या है बोलो, प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड। देखो 1 1 सेम साइड में, तो इसके ऊपर क्या आ गई जेड, तो EZ कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। अब नीचे देखते हैं, देखो जो हमने ड्रा करके दिखाया। देखो पहले एंड की बोलो क्या आई E, और दूसरे की क्या आई बोलो जेड। अब आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट हमारे लास्ट वाले एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। देखो इस एंड के ऊपर देखें, OH की प्रायोरिटी 1, OH की बोलो प्रायोरिटी क्या हो गई हमारी 1।
और उसके बाद बोलो लोन पेयर की प्रायोरिटी 2। पीएच ग्रुप की बोलो प्रायोरिटी क्या थी, ये 2, और इधर वाले एंड की क्या थी, 1। तो बोलो क्या आ गया, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, सो दैट इज द जेड। इस एंड के ऊपर जेड आ गई। अब दूसरे एंड के ऊपर भी देखें उसी टाइप से, OH की प्रायोरिटी 1, लोन पेयर की प्रायोरिटी 2, और यहाँ पे फिनाइल की प्रायोरिटी 2 थी, इसकी 1, तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी बोलो क्या है, सेम साइड। तो इसकी भी क्या आ गई, जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखें, अब हमारा जवाब यहाँ पे बोलो जेड, और जेड इज द आंसर। तो क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आप ई जेड कॉन्फ़िगरेशन को बड़ी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। थोड़ा संयम रखें, ध्यान से करें, आराम से देख के करें, क्योंकि छोटी सी गलती से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन इन द साइक्लोहेक्सेन टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे हमने पीछे देखा था, अभी तक क्या क्या देखा हमने, एल्कीन शो कर सकते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन विद पर्टिकुलर कंडीशंस। उसके बाद आपने देखा साइक्लोप्रोपेन भी शो कर सकते हैं विद पर्टिकुलर कंडीशंस। ऐसे ही आपके ऑक्सीम्स शो कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको शो किया, उसके एग्जांपल भी लिए। नेक्स्ट cyclohexane. So necessary condition in the cyclohexane to show the geometrical isomerism is that the cyclohexane should have at least 2 substituent to show the geometrical isomerism. 2 substituent का होना जरूरी है। जैसे हमने 2 substituent लगा दिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बाद में भी आपको दोबारा से भी बता देंगे कि जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की, वो चेयर फॉर्म होती है। तो हमने चेयर फॉर्म ड्रा कर रखी है। चेयर फॉर्म में हमने क्या दिखाया, एडजेसेंट जो कार्बोनेटम है उसके ऊपर 1 बॉन्ड अबोव द प्लेन दिखाया, दूसरा बिलो द प्लेन। एक बेसिक चीज आपको बता दें, देखो जब हम चेयर फॉर्म ड्रा करते हैं ना उसके अंदर, ताकि आपको ये ध्यान रहे, तो उससे पहले हम थोड़ा एक आइडिया और दे दें ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसके अंदर ये 6 कार्बन होते हैं। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हर कार्बन के ऊपर 2 H लगाने होते हैं, देखो ऐसे एंड सो ऑन, हर एक कार्बन पे आप लगा देंगे तो फार्मूला बनता है C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन है, और इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये चेयर फॉर्म है, जैसे मैंने ड्रा की। हर कार्बन के ऊपर जो 2 H लगे हुए होते हैं, उनमें से क्या होता है, जो जो 6 हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपके एक्सियल होते हैं। हर एक कार्बन के ऊपर एक एक्सियल होता है, एक इक्विटोरियल। हर एक कार्बन के ऊपर एक एक्सियल, एक इक्विटोरियल होता है। एक्सियल मींस विच आर प्रेजेंट अबोव द प्लेन। अब हम देखो कैसे बता रहे हैं। अगर पहले कार्बन एटम के ऊपर हमने अबोव द प्लेन दिखाया तो एक्सियल है, अगले कार्बन एटम के ऊपर अल्टरनेटिवली बिलो द प्लेन दिखाएंगे, एक्सियल है। उससे अगले के ऊपर देखिए फिर अबोव द प्लेन दिखाएंगे, एक्सियल है। उससे अगले पे फिर बिलो द प्लेन दिखाएंगे, एक्सियल है। उससे अगले पे फिर अबोव द प्लेन दिखाएंगे, एक्सियल है। उससे अगले पे फिर बिलो द प्लेन दिखाएंगे, एक्सियल है। 6 हाइड्रोजन एक्सियल होते हैं, दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली अबो एंड बिलो। एक कार्बन के ऊपर अबो, अगले पे बिलो, अगले पे अबो, फिर बिलो, अबो, बिलो, मींस 3। ये 6 के 6 जो हमने दिखाए हैं सॉलिड और डॉटेड लाइन से, यानी 3 को दिखाया अबो द प्लेन, 3 को दिखाया बिलो द प्लेन, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। दिस ऑल आर एक्सियल हाइड्रोजन। देखो HA एक्सियल हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के ऊपर अभी तक हमने एक एक दिखाया है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बताया जैसे हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होते हैं, वन एक्सियल दूसरा इक्विटोरियल। अब इक्विटोरियल विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। हर कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक देखो ऐसे सिंपल लाइन से शो करेंगे इक्विटोरियल, सिंपल लाइन से शो करेंगे इक्विटोरियल, ऐसे हर एक के ऊपर आप शो कर सकते हैं। अब इतना आप समझ गए होंगे कि जो अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रा की थी साइक्लोहेक्सेन की, उसमें हमने लिखा कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मेन पॉइंट पे हम रहते हैं। साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो कंडीशन है नेसेसरी कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे या नहीं करे, उसके लिए पहली कंडीशन, मेन कंडीशन के उसके ऊपर क्या होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी प्रेजेंट टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस 2 सब्स्टिट्यूएंट मे बी प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बोनेटम और मे बी ऑन द डिफरेंट कार्बोनेटम। 2 सब्स्टिट्यूएंट का होना जरूरी है। 2 सब्स्टिट्यूएंट मतलब H नहीं, H को छोड़ के कोई और होने चाहिए। यूं तो आपके जो इथीन थी, कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर आपने कहा 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, आप कह देंगे सर इथीन थी, इसके अंदर भी तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। देखो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि जो आपके नॉर्मल एटम होते हैं, इन H को हटा के कुछ और लगा देना, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। कार्बन की एक लंबी चेन होती है, हम कहते हैं उसे प्रिंसिपल चेन। उस प्रिंसिपल चेन के ऊपर जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कभी भी H नहीं होता। H तो जो नॉर्मल आपके कंपाउंड होते हैं, कार्बन की वैलेंसी पूरी H ही करते हैं, वो तो होते ही है, तभी तो अपने हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी कौन पूरी करता है, अगर कोई और ना हो तो H।
हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मींस एटम अदर देन एच, एच को छोड़ के कोई और एटम आता है वही आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। एच को छोड़ के कोई और ग्रुप आता है, जैसे प्रिंसिपल चेन है कार्बन की, उसके ऊपर CH3 लग गया, कहीं पे C2H5 लग गया, तो वो आपके सब्स्टिट्यूएंट है। वो बोलो कौन है आपके सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली यहाँ पे हमने H को हटाया, देखो इस साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर के अंदर, और 2x ग्रुप हमने लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हमने? 2x ग्रुप। वो जो 2x ग्रुप हमने लगाए हैं, वन अबो दी प्लेन दिखाया, दूसरा बिलो दी प्लेन, वो भी हमने आपको थोड़ा यहाँ पे समझा दिया कि अबो और बिलो का मतलब एक्सियल है। एक कार्बन के ऊपर एक्सियल है, अब अबो दी प्लेन हमने x दिखाया, तो उसके एडजेसेंट वाले पे हम कहाँ पे दिखाएंगे x को? बिलो दी प्लेन। ये रूल है, बेसिक रूल है, बेसिक फैक्ट है ये, जो आपको ध्यान रखना है। अबो बिलो, ऐसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। उसके बाद हम दूसरा पेयर और कौन शो कर सकता, अभी हमने बताया 2 सब्स्टिट्यूएंट होने जरूरी हैं। वो 2 सब्स्टिट्यूएंट चाहे आपके सेम एटम के से एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हो, जैसे अभी आपने इस पहली स्ट्रक्चर में दिख रहा है, द 2x आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। या नेक्स्ट को देखें, ये नंबर 1 मान लिया, ये नंबर 2, तो नंबर 3 वाला अबो दी प्लेन क्यों दिखाया? अभी तो सिखाया था, देखो ये एच कहाँ पे है, देखो अबो दी प्लेन। ये कहाँ पे है नेक्स्ट वाला, देखो बिलो दी प्लेन। उससे नेक्स्ट वाला देखो ये कहाँ पे, देखो अबो दी प्लेन है ना, ये मींस अबो बिलो, उससे नेक्स्ट वाले पे अबो आएगा, तो ये 1 3 है। पहले वाले 1 2 है, सेकंड वाला क्या था? 1 3 कंडीशन है इनकी, देखो पहले वाला 1 2। अब नेक्स्ट और देख लें, 1 4, देखो ये 1 अबो दी प्लेन, दूसरे पे क्या आएगा? बिलो दी प्लेन, फिर अबो दी प्लेन, फिर बिलो दी प्लेन आ गया ना, फिर बिलो दी प्लेन। तो मींस इन चीजों को आपको समझकर याद करना है। अब ऐसे ये नहीं कि अपनी बस आप क्रैम कर जाएं कि जैसे 1 2 वाले को दिखाया, भाई ऊपर सॉलिड लाइन दिखानी, नीचे डॉटेड, ये तो ठीक है, लेकिन बेसिक फैक्ट क्या याद रखें? दीज on in the chair form of the cyclohexane, the axial hydrogen are present alternatively above and below the plane. पहले कार्बन पे अबो दी प्लेन है एक्सियल हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे बिलो दी प्लेन, तीसरे पे अबो दी प्लेन, फोर्थ पे बिलो दी प्लेन, फिफ्थ पे अबो दी प्लेन, सिक्स्थ पे बिलो दी प्लेन। ऐसे ऑल्टरनेटिवली ये चलने ही होते हैं। तो ये हो गई मस्ट कंडीशन, ये आपने देख लिया, 2 सब्स्टिट्यूएंट का होना जरूरी था। अब डिफरेंट जो पॉसिबल आइसोमर्स जो हम बनाएंगे, जो जैसे ट्रांसफॉर्म देखेंगे, सिस फॉर्म किसे कहें, अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो जो डिफरेंट पॉसिबल ट्रांस आइसोमर होंगे 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में, वो क्या होंगे? देखो 1 तो हमने दिखा दिया अबो दी प्लेन, और दूसरा कहां पे दिखाया? बिलो दी प्लेन। तो ए कॉन्फ़िगरेशन हो गई, बोलो 1 इज एक्सियल, और दूसरा भी बोलो कौन है? एक्सियल हो गया ना। देखो दोनों की पोजीशन एक्सियल है, अबो दी प्लेन एक्सियल, बिलो दी प्लेन एक्सियल, तो ए कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। अब दूसरी अगर हम इसकी बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, जब इसमें हम फ्लिपिंग कर दें तो क्या हो जाता है? फ्लिपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल हो जाते हैं, बोथ बिकम इक्वेटोरियल, ई कॉन्जुगेशन बोथ आर सेम। सिर्फ हमने फ्लिपिंग की है, ये ध्यान रखें, हमने सिर्फ फ्लिपिंग की है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये बोलो कौन है? ये ए फॉर्म थी, दूसरी बोलो कौन है? ई, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है? सेम होगी। अब दूसरी हम बनाते हैं, दोनों की दोनों ट्रांसफॉर्म है, बोलो दोनों कौन है? ट्रांसफॉर्म। वन अबो दी प्लेन, दूसरा बिलो दी प्लेन है, ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं, वन अबो दी प्लेन, वन बिलो दी प्लेन, तो उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। और इसको कहेंगे क्या दूसरे शब्दों में? वन अबो दी है, वन बिलो दी, तो ट्रांसफॉर्म है, लेकिन ए कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लिपिंग की तो ई है, ए भी ट्रांसफॉर्म है, ई भी ट्रांसफॉर्म है, सिर्फ फ्लिपिंग हमने की है। अब हम देखते हैं सिस फॉर्म। सिस फॉर्म किसे कहते हैं? वन, देखो वन पोजीशन के ऊपर बोलो कहां पे? अबो दी प्लेन। क्या दूसरा बिलो दी प्लेन है? नो। दूसरा कहां पे बोलो? इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। मींस वन की पोजीशन बोलो क्या है? वन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है बोलो दैट इज एक्सियल, और दूसरा दूसरे नंबर के ऊपर दूसरे कार्बन पे इक्विटोरियल, तो इसको कहेंगे ए बोलो क्या कहेंगे? ए। अब हम इसकी अगर फ्लिपिंग कर दें, फ्लिपिंग का रूल क्या है? एक्सियल बिकम इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बिकम एक्सियल। तो जो ये आपका वन पोजीशन वाला एक्स है वो तो इक्विटोरियल पोजीशन पे देखो आ गया, और जो इक्विटोरियल पे था वो एक्सियल पे चला जाएगा। एक्सियल 2 पे कैसे आएगा? बिलो दी प्लेन, देखो हमने, तो इसको क्या कहेंगे? ई ए। दोनों सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, दोनों के दोनों सिस आइसोमर ही हैं, दोनों बोलो कौन है? सिस आइसोमर। तो ये हमने देखा 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में, कि 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में आप ट्रांस किसे कहते हैं, सिस किसे कहते हैं? तो बोलो ट्रांस किसे कहते हैं? ए को या ई को। ए इज ट्रांस, ई इज ट्रांस। ए से ई बनी, कैसे बनी? बाय फ्लिपिंग प्रोसेस। सिस कौन थी? ए।
नंबर 1 पे एक्सियल, नंबर 2 पे इक्वेटोरियल। फ्लिपिंग की एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। सो दीज आर दी बेसिक फैक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसा ही काम अब हम देखो 1-3 के अंदर करके दिखाते हैं। ये आ गया 1-3। 1-3 आइसोमर के अंदर आप देखें, देखो ये 1 कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन हमें देखनी होती है 1, ये 2 और ये 3। तो 1 को हमने क्या लिया, इक्वेटोरियल है। 2, 3, 3 बिलो द प्लेन ही आएगा। यहाँ पे जैसे हमने पीछे शो किया था, तो ये कौन हो गया बोलो आपका, ये एक्सियल पोजीशन है। बोलो ये कैसी पोजीशन, दैट इज द एक्सियल। द ग्रुप व्हिच आर प्रेजेंट अबव और बिलो द प्लेन एक्सियल, और सेकंड वन इज द इक्वेटोरियल। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई 1-3 के अंदर। बोलो क्या बन गई, ए इज द ट्रांसफॉर्म। फिर हमने फ्लिपिंग की, फ्लिपिंग का रूल क्या है, एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। नंबर 3 वाला देखो जो एक्सियल था इक्वेटोरियल हो गया, और नंबर 1 वाला जो एक्सियल पोजीशन पे था एक्स, वो बिकम एक्सियल हो चुका है। वो इक्वेटोरियल था, एक्सियल हो चुका है आपका। तो इसकी कॉन्जुगेशन बोलो क्या बनेगी यहाँ पे, ई ए। बोलो क्या बन गई, ए ई किस में कन्वर्ट हो गया, ये बोथ आर सेम, ये आप ध्यान रखें, सिर्फ फ्लिपिंग की है, दोनों ही ट्रांसफॉर्म है। दोनों बोलो क्या है, ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट अब सिस फॉर्म बनाएंगे 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड की। 1-3 का मतलब जो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दे आर प्रेजेंट एट 1-3 पोजीशन टू ईच अदर। 1 के ऊपर भी एक्सियल, 3 के ऊपर भी एक्सियल, तो ए फॉर्म हो गई। फ्लिपिंग करेंगे, दोनों इक्वेटोरियल बन जाएंगे, क्योंकि यही फ्लिपिंग की डेफिनेशन है। फ्लिपिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल। दोनों ही इक्वेटोरियल, तो ई बन गए, और दोनों ही क्या है बोलो, सिस फॉर्म है। दोनों क्या है, सिस फॉर्म। तो अभी हम आपको सिर्फ ड्रा करनी सिखा रहे हैं कि सिस फॉर्म कैसे ड्रा करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे ड्रा की जाती है। अब 1-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड को देखें, ये ऑल्टरनेट चलता है। जो 1-2 है वो 1-3 का अलग, 1-4 का सेम होगा। अब देखो इसमें नंबर 1 अबो द प्लेन, 2 बिलो, 3 अबो, फिर बिलो, तो ये नंबर 4 आ गया। देखो आपके ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल पोजीशन है, ए बन गई। जैसे 1-2 में आपने देखा था, 1-2 1-4 जैसा ही होगा, या ये कह सकते हैं 1-4 जो है 1-2 जैसा ही होगा। तो एक्सियल एक्सियल बन गया देखो आपका। फ्लिपिंग करेंगे तो एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल। देखिए एक्सियल, दोनों एक्सियल क्या हो गई, तो ई बन गए। दोनों ही ट्रांसफॉर्म है, दोनों ही क्या है बोलो, ट्रांसफॉर्म। अब हम देखते हैं सिस फॉर्म 1-4 की। तो सिस फॉर्म ड्रा करेंगे तो बोलो क्या दिखाते हैं सिस फॉर्म के अंदर, इससे रिवर्स होगा। 1 एक्सियल है, एक तो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है देखो, और दूसरा इक्वेटोरियल है देखो। अब इसकी फ्लिपिंग करते हैं, ये ए ई हो गया। फ्लिपिंग के बाद इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल, एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, तो ये ई ए बन गया। तो ये आपकी सिस फॉर्म बन गई। तो एग्जाम में आ सकता है, ड्रा दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। वो 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते थे, 1-3 भी, 1-4 भी। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो आपने किस किस में देखा, आपने देखा कि पहला तो ये देखा कंडीशन ही क्या थी, फिर आपने देखा सिर्फ एल्कीन में ही क्यों चलते हैं, एल्काइन में क्यों नहीं चलते, एल्केन में क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। उसके बाद आपने देखा साइक्लोप्रोपेन में भी चल सकते बट विद सम कंडीशन, जैसे एल्कीन में भी कुछ कंडीशंस थी। उसके बाद आपने देखा ऑक्सीम्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी किया। फिर हमने साइक्लोहेक्सेन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो किया और देखा कंडीशन क्या, कि देयर मस्ट बी द 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट का होना जरूरी था साइक्लोहेक्सेन में। फिर आपने देखा 1-2 जो डाई सब्स्टिट्यूटेड की जो कॉन्जुगेशन थी, जो वही सेम 1-4 की होती है, 1-2 1-4 जैसा होता है। 1-2 को याद कर लें, 1-3 में उससे अपोजिट, 1-4 का फिर दोबारा 1-2 जैसा हो जाता है। और 1-2 में कैसे याद किया, 1 अबो 1 बिलो, जैसे एक एक्सियल अबो दी प्लेन दिखाया था, दूसरा एक्सियल बिलो दी प्लेन दिखाया था, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, तो उसको हमने ट्रांस कह दिया, वो ए था, ए। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखें, फिर रिवर्स करते चले जाएं चीजों को, बची हुई चीजें आपको याद हो जाती हैं। सो दैट ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।